नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ऑल वेल? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। कल कोई ऑफिशियल मीटिंग हो गई थी जिस कारण से मुझे ऑन द स्पॉट आपके लिए क्लास कैंसिल करनी पड़ी। कोई मीटिंग थी, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज। मेरा दिखाई और सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। हाँ जी। तो सवाल बन रहा था। हाँ, सवाल बन रहा था। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का मुझे मैसेज प्राप्त हो रहा था। मैं एक बार के लिए आप लोगों से पोल करा लेता हूँ। कितने लोग इस समय को लेके ओके हैं? दूसरा ऑप्शन तो बाद में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज ये आ रहा है कि इस समय टाइम परफेक्ट नहीं है। मॉर्निंग वाला टाइम सही था जो समय हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हाँ, तो मुझे एक बार के लिए पोल में पार्टिसिपेट करके जल्दी से आंसर दे दीजिए ताकि फिर हम पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं वो कितना सही है वो कितना गलत है ये मालूम कर लेते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ये लीजिए, पोल में पार्टिसिपेट करिए। क्या यह समय सही है? ट्रू और फॉल्स पर क्लिक करके बताएं बस। क्या ये समय सही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। परफेक्ट है। 70% बच्चे ऑलरेडी इसी के पक्ष में है, तो फिर कोई इशू नहीं है। जिन्हें दिक्कत हो रहा है वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। अच्छा, और टाइमिंग क्या है? और टाइमिंग तो वही है कि मॉर्निंग वाले टाइम में शेड्यूल किया जाएगा। मॉर्निंग वाले टाइमिंग पे 9 8 20 9 20 9 20 से 10 20। हाँ, तो मॉर्निंग वाले टाइम में 9:15 टाइमिंग पॉसिबल है इफ वी शेड्यूल इट फॉर टुडे। 9:15 या 9:20 टाइप से, ठीक है। हाँ, तो ये एक टाइम है जो कि किया जा सकता है। बाकी और कोई टाइम पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से करना है फुल। हाँ जी, चलो बता दो। कितने लोग चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं कि 9:15 का टाइम कर दिया जाए? जो चाहते हैं कि 9:15 टाइम कर दिया जाए वो ट्रू लिखें। 40% ही लोग चाहते हैं, ठीक है। इस बार देख लो। हाँ, एक विद्यार्थी ने कहा आप अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखते, तो मैंने बहुसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा। मैं 40% के साथ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो हम लोग जो है वो इवनिंग में यही वाला टाइम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बच्चे मैसेज कर रहे थे तो मैंने सोचा कि भाई इसका समाधान यही है कि क्लास में चल के पोल करा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, पीडीएफ सस्ते दाम पर कैसे निकालें? उससे कहो कि भैया एक पेज पे 4 निकाल दो, वहां से हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं। जो भी साथी नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको मेरे नाम के पास में जहां से आपने मुझे देखा है, सर्च किया है, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आ रहा होगा। वहां पर आप मुझे फॉलो कर लें और फॉलो करके वहां से आप मतलब मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उनका अलर्ट्स भी पा जाएंगे और प्रीवियस क्लासेस भी आप वहीं से देख लेंगे। जहां मैं आपको दिखाई दे रहा हूं वहां पर 3 बटन दिखाई दे रहे होंगे, उनको दबा करके डाउनलोड नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और जो डाउनलोड नाउ है, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा कंटेंट एज इट इज जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही, या फिर जो मैं हाथ से चला करके लिखता हूँ वो सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डन? हाँ, बिल्कुल मस्त, बढ़िया है एकदम। चलिए, तो बढ़िया, आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, वर्क के बारे में कल हम आपके सामने चर्चा कर चुके थे कि वर्क क्या होता है। वर्क के बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पावर क्या होती है। पावर के बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एनर्जी क्या होती है। तो इफ आई एम हाँ जी, इफ आई एम करेक्ट, तो मैंने आप लोगों को शायद पावर पढ़ा दी थी या नहीं पढ़ाई थी, शायद वर्क पढ़ा दिया था। पावर पढ़ानी है आज, है ना? हाँ, आज पावर और एनर्जी है। हाँ भाई, कुछ लोग बार बार बफर बफर लिख रहे हैं। भाई, मेरे पास जो इंटरनेट उपलब्ध है वो सही चल रहा है। आपके साथ में बफर आ रहा है तो फिर से मैं एक बार पोल करा सकता हूँ। यही काम कराना पड़ेगा बस। क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूँ? क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूँ? 90% को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूँ। फिर भी मैं 10% के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। डन? चलो अब चले। अब भाई सबकी सुनवाई हो गई है। अब माफ कर दो, अब पढ़ लो। ये लो, आपका कंटेंट जो अपलोड करा था वो गायब हो गया रिफ्रेश करने से। ये सब रुक जाइए। कंटेंट जो डाउनलोड करा था वो उड़ गया है, रुक जाओ। हाँ जी, वर्क हो गया। वर्क के बाद पावर चलिएगा सर। पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। मतलब रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज नॉन एज पावर। ऐसा ही यूनिट इसकी वॉट है और इसे एक स्केलर क्वांटिटी माना गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की दर के साथ में, मतलब काम करने की दर को ही आपने पावर कहा है। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि एक समय में आपने कितना काम किया, वर्क जो आपने किया है वो कितने टाइम में किया। मान लीजिए कि आपने कहा कि साहब मैं क्या बोलते हैं ना, काम करते समय 10 बोरी अनाज जो है वो ऊपर से नीचे 1 घंटे में पहुंचा देता हूँ। तो भैया वो आपका किया गया काम है 10 बोरी अनाज को ढोना, वो आपने 1 घंटे में कर दिया। दैट इज आपका जो पावर है वो 10 बोरी अनाज को 1 घंटे में उठाने का है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्य है मेरे प्यारे साथियों, इसे आप क्या कहते हैं, शक्ति के अंदर यानी पावर के अंदर कंसीडर करते हैं। कार्य अपॉन समय। एक 1 वाट इज इक्वल टू जो काम है जो आपने जूल के रूप में किया है, वर्क दैट इज डन इन जूल, और इसके बाद में जितनी देर में किया उसको आपने समय को सेकंड में कंसीडर कर लिया। तो इसे हमने वर्क के अंतर्गत कंसीडर कर लिया। वर्क जो है इन दोनों का टाइम के साथ कंपैरिजन अपन ने पावर के बारे में मान लिया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर का मतलब हुआ कि इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। वर्क जो है वो एक घोड़े के द्वारा किया जाए तो वो हॉर्स पावर कहलाता है। ऑब्वियसली बात है, एक घोड़ा जो है वो एक नियत समय में कितना कार्य करता है वो आपने हॉर्स पावर के रूप में कंसीडर किया हुआ है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। इसी तरह से 1 मेगावाट इज इक्वल टू 106 वाट। तो इसमें कहीं पर भी कोई भी चीज समझाने की नहीं थी।
कहा गया है द रेस्टिंग ह्यूमन बॉडी यूजेस अराउंड 100 वाट ऑफ पावर सिमिलर टू ए, जो एक बल्ब जलता है यानी कि एक ऐसा बल्ब जो जल रहा हो उसके बराबर एक इंसान का शरीर ऊर्जा काम में लेता है। तो इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं था कि शक्ति के अंदर आपको क्या पता चले। शक्ति केवल इतनी सी है जनाब कि एक नियत समय में आप कितना कार्य कर सकते हैं, वो आपके द्वारा शक्ति कहलाती है, ठीक है ना। तो भाई नियत समय में कार्य, परसेंटेज ऑफ पर्सन, अगर कोई भी काम कर रहा है लेट से उसके द्वारा सीढ़ियां चढ़ी गई हैं, तो पर्सन की पावर को नापने के लिए यहाँ पे क्या कहा गया कि मेजर द हाइट, मतलब कितनी ऊंचाई वो चढ़ा, यूजिंग द वेटिंग स्केल, यानी कि उसके द्वारा वजन के पैमाने पर कितना हाइट तक ट्रेवल किया गया, इसे नापिए एक वर्क डन के नाम पर। अब बात यह है कि इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या कोई मतलब इस तरह की कैलकुलेशन संभव है क्या कि हम इसके ऊपर कोई कार्य करें। तो सिंपल सी बात अगर मैं करूं आपके सामने, तो मेरे प्यारे साथियों, पावर जो है वो आप लोगों से मात्रक के अलावा कहीं नहीं पूछी जाएगी। बात कर ली जाए न्यूमेरिकल्स की कि सर क्या इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए जा सकते हैं क्या, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही है। मैं इंडिविजुअली इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप तुरंत कर देंगे, लेकिन अगर मैं 3 टाइटल मिक्स करके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वो एक अपने आप में चैलेंजिंग काम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए वर्क, पावर, एनर्जी, इन तीनों के ऊपर मिक्स करके मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स, हालांकि पेपर में आते नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो मैं छोटी छोटी बातें ताकि आप लोगों के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएं उस प्रकार से आप लोगों को मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाना, चीजों को जितना हो सके सिंपल रखिएगा। केवल इतना सा समझ के काम कर लो कि यहाँ आपको वाट की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, हॉर्स पावर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, वाट का अर्थ क्या होता है, वाट का अर्थ बता दिया गया कि जो जूल है, जूल अपॉन सेकंड एक वाट की वैल्यू है, बस इतना सा मालूम होगा तो हमारा काम हो जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को जूल के बारे में बता चुका हूं, जूल के बारे में बता चुका हूं कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर होता है। एफ क्या है, तो एफ के बारे में, फोर्स के बारे में कहा गया था, फोर्स को न्यूटन में नापा गया। फोर्स क्या होता है, मां में ही ताकत होती है, ऐसा कहते हैं m डॉट a इज इक्वल्स टू f, मतलब फोर्स क्या है, वो मास जो आपका द्रव्यमान है वो इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन ए कांस्टेंट टाइम या फिर इन ए स्पेसिफिक टाइम, ये क्या कहलाती है, ये आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये सारी चीजें, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब चीजें आने वाले सेशन में आने वाली हैं। लेकिन फिलहाल के लिए परिभाषाओं में अगर बात की जाए तो आपने केवल इतना पढ़ लिया कि न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जूल होता है, और जूल से आगे वाली बात कि जूल अपॉन सेकंड, जूल अपॉन जो सेकंड है मेरे प्यारे साथियों, वो आप लोगों का वाट होता है। ये 2-3 परिभाषाएं हैं जो आपस में याद करने की थी। अगेन मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई नियत दो बिंदुओं के बीच में, लेट से पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए और बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस के हिसाब से, हाँ, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है उसको आपने डिस्प्लेसमेंट के रूप में कंसीडर कर रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टाइम में हो जाए तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, वेलोसिटी के अंदर एक निश्चित समय में परिवर्तन हो जाए तो वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहलाता है। त्वरण के बाद में जब आप परिवर्तन को यानी कि त्वरण को यानी कि एक्सेलरेशन को जब मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फोर्स बन जाता है। जब आप फोर्स को ले लेते हैं तो फोर्स को नापने के लिए आपके पास इकाई होती है, जैसे आप न्यूटन कहते हैं, फोर्स का न्यूटन का मीटर से मल्टीप्लाई करने पर वर्क डन निकल के आ जाता है। वर्क डन जो एक निश्चित समय पे किया जाए तो मेरे प्यारे साथियों पावर निकल के आ जाती है। ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जब ये सब एक साथ खत्म हो जाएंगी तब हम इनको आपस में मिला करके एक बार रिवाइज करा देंगे। अभी केवल इनका उपयोग सूत्र के रूप में है, फॉर्मूले के रूप में है, और कुछ भी इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। जिनको सुन करके अचानक ऐसा लग रहा है क्या ही तो सर कह रहे हैं, अबड़म सबड़म कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, 4 ही फॉर्मूले हैं जिनको 4 बार बोल दिया है, उससे आपको लग रहा है जाने क्या ही बोल रहे हैं। जूल, वाट, न्यूटन, ये 3 नए शब्द हैं, बाकी तो कोई नया शब्द है ही नहीं। जूल, वाट, न्यूटन, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना। इनको लिख करके पढ़ लेना कि वाट पावर की हो गई, जूल इसकी हो गई, न्यूटन इसकी हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं बोला है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला है और बोलूंगा भी नहीं। तो लोड मत लो आप, 3 ही शब्द है, ये 3 शब्द आगे पीछे घूम करके थोड़ी फिजिक्स की फीलिंग दे लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एनर्जी, एनर्जी के बारे में कहा गया है कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इट इज ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। वर्क पावर जो है ना, मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो एनर्जी है। लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोले कि कोई भी व्यक्ति काम तब कर पाता है जब उसके पास में ऊर्जा होती है, तो जितनी किसी के अंदर ऊर्जा होगी वो उतना ही ज्यादा कार्य करेगा। एक बार से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, कहते हैं ना जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, जितनी पावर होगी, उतना ज्यादा वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें यह कहा जा रहा है एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इट इज एसआई यूनिट इन जूल। तो अभी थोड़ी देर पहले देखिए, आपने जूल जो है वो यूनिट किसी और चीज की भी पढ़ी थी। किस चीज की पढ़ी थी जल्दी से बताइए, अभी जस्ट एक एग्जांपल पहले। हाँ, इधर देखिए, ये आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ लिया जूल, दैट इज वर्क की आपने यूनिट जूल पढ़ी थी। वर्क की यूनिट न्यूटन इनटू मीटर करके आपने जूल पढ़ा था। अब इधर देखिए, यहां पर भी आप लोगों ने क्या पढ़ा, ये देखिए, इसकी यूनिट भी जूल। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्य और ऊर्जा यानी एनर्जी, ये दोनों सेम यूनिट भी रख रही हैं। दैट मींस कार्य कहो अथवा ऊर्जा कहो, रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज का होता है, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज का होता है, तो वर्क का रिप्रेजेंटेशन आपने कैसे किया था, न्यूटन इनटू मीटर में किया था, और ऊर्जा का भी फिर रिप्रेजेंटेशन इसी में ही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ रही है, केवल यूनिट पहचानने से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। असल में क्या, परू है मेरी बगल में, आपको पता है ना, मैंने बहुत बार बोल रखा है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं तो वो मेरी बगल में बैठ के पढ़ रही होती है, ठीक है। तो वो पढ़ रही होती है, अभी उसके साथ क्या हुआ है कि पढ़ते पढ़ते उसका दांत टूट गया है, एक छेद और हो गया इसके, चलो ठीक है। तो वो सोच रही थी कि पापा जो है ना मेरी मजाक बनाएंगे, तो वो यही बची हुई थी कि पापा कुछ बोलना थे और हमने बोल दिया। हाँ जी, ठीक है, तो वो ये वाली चीज निकल करके आ गई है, क्लियर है।
नहीं, वो बहुत कंसंट्रेशन से सुन रही होती है वो। ये जो हम ग्लोब मंगाए हैं ना, जो आप लोगों को कई बार ग्लोब से सॉल्व करवा रहे होते हैं चीजें, वो असल में ग्लोब मंगवाया उसके लिए गया है। इतना ज्यादा इंटरेस्ट है उसको दुनियादारी में, और अच्छी चीज है, चलो कुछ बच्चा कंस्ट्रक्टिवली सीख लेगा। हाँ जी, क्लियर। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऊर्जा को पैदा नहीं किया जा सकता। अब किसी ने अपने बच्चे का नाम ही ऊर्जा रख लिया तो बात अलग है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात सत्य है। वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम केवल एनर्जी का रूप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस लॉ, वो वाली बात है ना मोदी जी, आपका विकास हुआ या नहीं, लेकिन हमारा विकास 5 साल का हो गया है ना भाई। तो दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आपसे जो पेपर में सवाल पूछा जाता है वो क्या है, इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपसे पूछा जाता है एनर्जी का एक दूसरे में परिवर्तन कैसे किया जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, इधर देखें। हाँ, ये देखिए डायनेमो, डायनेमा जो है वो क्या कार्य करता है। रीता बोल रही है मेरे बेटे को भी इंटरेस्ट है, मेरे साथ बैठा है 4 साल। हाँ, बच्चों को होता है, मतलब ये इंटरेक्टिव पैनल लगता है इन्हें ना, इनको लगता है क्या ही कर रहे हैं ये लोग, बतिया किससे रहे हैं। हाँ जी, डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला। तो अभी आप क्या कीजिएगा, जैसे ही मेरा सेशन खत्म हो तो इस चीज को रट लीजिएगा, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं अभी आपसे क्या है, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं हमारी भाभी हंसने लगी है, भैया हम सभी का मजाक बनवा दे रहे हैं सबके लिए, है ना, सही है। सुनो इधर, डायनेमो क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे, वो क्या होता है, डायनेमो होता है। आपको ये रट लेना है, मैं कोई यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग इसे समझ सकते हैं। स्वदेश मूवी देखी है, स्वदेश, स्वदेश मूवी देखी है किसी ने, नहीं देखी है। शाहरुख खान जो है ना वो विदेश से लौट के आए थे। शाहरुख खान विदेश से लौट के आए, गांव में कहे कि हम बिजली बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। तो वो जो चक्रा घुमाते हैं, जब पानी गिरता है जिस चीज पर गिरता है उससे वो जो पहिया घूमता है, पहिया घूमने से जो बिजली पैदा होती है, उस पहिए से घूमने वाली एनर्जी को ही हम डायनेमो कहते हैं। टरबाइन जो होता है ना वो असल में डायनेमो के कारण एनर्जी पैदा कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा साहब, इलेक्ट्रिक मोटर ये क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। मतलब आप लोगों ने अपने घर में पानी को चलते समय पंप किया होगा। मतलब क्या किया, आप पानी की मोटर दबाए, बटन ऑन किए, बिजली गई, बिजली जाकर के मोटर को चलाई, मोटर को चलाई तो वो जो प्रेशर क्रिएट किया उसने, वो पानी को लिफ्ट करने के काम में आ गया। देखो ऐसे समझो आप लोग, एक छोटे से उदाहरण से समझना। अपन ने जब बिजली का बटन ऑन किया तो बिजली जो तार से उस मोटर तक पहुंची, अब वो ऊर्जा तो है, अब वो ऊर्जा क्या काम करेगी। ऊर्जा का काम केवल इतना नहीं है कि वो बिजली है तो केवल झटके देगी, वो कन्वर्ट होकर के काम भी कर सकती है, वो कन्वर्ट होकर के आवाजें भी निकाल सकती है, वो कन्वर्ट होकर के हीट भी पैदा कर सकती है, वो कन्वर्ट होकर के मतलब किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकती है। वो ऊर्जा जो है वो कन्वर्जन पॉसिबल है ऊर्जा का। बात समझ में आ रही है। मतलब एनर्जी का जो मतलब है वो केवल इतने से ना समझा जाए कि जिस प्रकार की ऊर्जा है वो वैसा ही काम करेगी, इसको ऐसे समझते हैं। अच्छा, और ऊर्जा समझना आपके लिए थोड़ा टफ हो अगर, तो मैं इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। आदमी जब बच्चा होता है, यानी छोटपन में जब अपन होते हैं, तो अपन लोग शायद ही कोई समय ऐसा होता होगा जिस समय अपन बैठे हुए पाए जाते हो। अब आपको अपना बचपन तो याद नहीं होगा, लेकिन कभी छोटे बच्चों को नोटिस कीजिएगा। छोटे बच्चे बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब वो शांति से बैठते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमारी बच्ची ना अभी जब यात्रा में गई थी, गोवा जाके आई थी, छोटी वाली, अभी 2 साल की हुई है वो, तो फ्लाइट में इधर से एक अटेंडेंट उसको पकड़ रहा है और उधर से दूसरा अटेंडेंट उसे पकड़ रहा है। मतलब कई बार तो घर वालों को धमकी मिल रही कि उतार देंगे आपको नीचे, कारण क्योंकि उसको उसमें रुकने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी है ना। तो एनर्जी जो है वो शांत नहीं होने देती है। तो एनर्जी जब शांत नहीं होने देती तो ऊर्जा जब खत्म होती है तो फिर बुढ़ापे में आइए। अब हमारी दादी जी के बारे में सुनिए, हमारी दादी जी 2-2 दिन तक पलंग पे लेटे ही रहती हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि हाथ पांव कुछ दिक्कत कर रहे हैं, मतलब दिक्कत से मतलब परेशानी तो होगी बुढ़ापे वाली, लेकिन वो गिन के कदम चलती हैं कि भाई ये एक बार में ही उठेंगे तो एक बार में ही थोड़ा हल्के भी हो आएंगे और जाकर के तगादा और कराएंगे कि खाना कब खिला रहे हो। तो वो वाली जो चीज है, यानी कि वो कदम गिन के चल रही हैं। दोनों ही फेजेस हैं, तो आपके सामने व्यवहारिक रूप से ज्ञात है। एक वो है जो बैठ नहीं रहा, एक वो है जो उठ नहीं रहा। क्लियर। एक में ऊर्जा बहुत ज्यादा है और एक में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये दोनों ही चीजें आपको ऊर्जा व्यक्त कर रही हैं। इस दौरान अगर हम इसको ऐसे समझें कि बचपन से बुढ़ापे तक इंसान की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो स्थायित्व की तरफ जा रहा है। कोई भी वस्तु जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, कोई भी व्यक्ति जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो स्वयं में से ऊर्जा रिलीज करता है। अब इसको ऐसे समझना, जब समुद्र की लहरें बहुत तेज चल रही होती हैं तो उन्हीं लहरों में चलने की एक ऊर्जा है। अगर वो लहरें ठहर जाएंगी तो उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो लहरों के साथ जो आई हुई ऊर्जा है, अगर आपने उस लहरों की ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जो आपकी आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्यों करें, हम यांत्रिक में ही क्यों ना कर लें। भाई वो ताकत वाली ऊर्जा है, ताकत में ही रख लेते। हमने कहा भाई उसको यांत्रिक ऊर्जा में भी उपयोग करते हैं लोग। कहां करते हैं, अरे भैया जो नाव चलती है समुद्र में वो उसी लहर के कारण तो चलती हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो समुद्र की लहरें हैं, अगर उनके कारण कोई एनर्जी का सोर्स बन रहा है, दैट विल नॉन एज टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी एक हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, अर्थात हम उसे संग्रहित करके या उसका उपयोग दूर तक कर सकते हैं। तो हम हर चीज को घुमा फिरा के इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों ले आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अन्य ऊर्जा माध्यमों के कंपैरिजन में इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो ऊर्जा है वही सबसे ज्यादा अच्छी ऊर्जा है, नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी को भी तो आपने पैदा किया है। जैसे आपने एक जगह पैदा कहां से किया, उसे साउंड से पैदा किया। भाई आप एक चीज सोचिएगा, आप लोग जब कोयले से ऊर्जा बनाते हैं तो कोयले से ऊर्जा बनती कैसे, कोयले से बिजली कैसे बनती है। कोयले के अंदर मेरे प्यारे साथियों
आपने अगर नोटिस किया हो तो कोयले के अंदर जो हीट होती है उस हीट से पानी को गर्म किया जाता है। पानी गर्म होता है तो वेपर बनती है। उस वेपर से जहां पर भी टरबाइन लगा हुआ है उसे घुमाया जाता है। वेपर से घूमने पर जब टरबाइन घूमता है उससे घूमने पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कर देता है। तो ये काम होता है आपके वेपर से बिजली बनने का, यानी कि जो आप लोग क्या कहते हैं उसको कोयले से एनर्जी बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, न्यूक्लियर एनर्जी का नाम हम सबने सुना होगा। अब न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, जो अपने नाभिक होते हैं यानी न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन जब होता है, यूरेनियम जब टूटता है तो टूटने पर बहुत सारी ऊर्जा मुक्त करता है। क्या वो ऊर्जा डायरेक्ट बिजली में कन्वर्ट हो गई? नहीं, उससे भी जो हीट मुक्त हुई है उस हीट को लेकर के हम लोग अगेन पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म करके उस पानी की भाप को जो ज्यादा बन गई है उस भाप से हम टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन से उस घूमने वाली टरबाइन की जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे डायनेमो से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही क्यों कन्वर्ट किया? मैं बता दूं क्योंकि इजीली यही वो माध्यम है जो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जाओं में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा जो है वो बिजली वाली है, नहीं, सबका अपना उपयोग है। बट पॉइंट इज कि वो कौन सी इजीली कन्वर्टेबल है हम उसको यूज करते हैं। तो ये कुछ उपकरण है जो एक दूसरे को परिवर्तित करने के काम में आते हैं। चलिए पवन ऊर्जा की भी बात करते हैं। तेज चलती हुई हवा वो अपने आप में कुछ पावर लेके चल रही है, उसके कारण कई बार विंड टनल घूमते हैं। विंड टनल के घूमने से अगेन डायनेमो तक ऊर्जा पहुंचती है और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोग जब सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है उसमें सूरज के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है और उसके संचरण के प्रभाव स्वरूप फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव है फोटोवोल्टेइक सेल के अंदर प्रकाश रासायनिक प्रभाव होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। उस प्रभाव के कारण विद्युत का उत्पादन हो जाता है। ये तमाम चीजें हैं अल्टीमेटली ऊर्जा के साधन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? प्रसाद पूछ रहे हैं क्या विद्युत को हमेशा के लिए संरक्षित किया जा सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये दुनिया कहीं और ही चली जाए, फिर तो मार्स पे सेटल हो जाए अपन अभी चल के, फिर कोई दिक्कत ही ना आए। अगर विद्युत को संरक्षित किया जा सके तो फिर तो दुनिया यहां से उठ करके सब बोरा बिस्तर उठा के चल दे कि भैया जनजीवन भर का हमने एनर्जी संग्रहित कर लिया, चलो अब दूसरे आइलैंड पर रहेंगे। क्योंकि अगर ऊर्जा है तो सब कुछ है, फिर तो आप आसानी से पानी को फोड़ते जाइए या किसी भी वायु से परिवर्तित करके ऑक्सीजन निकालिए, सब कुछ ही संभव हो जाएगा। एनर्जी जो है ना वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए दुनिया के सारे देश मिलकर के एनर्जी के सोर्सेस पर ही अतिक्रमण करना चाहते हैं। वंस अपॉन ए टाइम जहां दुनिया के देशों के पास तेल हुआ करता था लोग वहां आक्रमण करते थे। आज जिनके पास नाभिकीय ईंधन है वहां आक्रमण करते हैं। अब लोगों के पास बिजली का उत्पादन तो रिन्यूएबल सोर्सेस से आसानी से होने लग गया, तो उसका उपयोग करने के लिए लिथियम के सोर्सेस पर भंडार पर आक्रमण किए जा रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज बनाई जा रही हैं ताकि बैटरी के अंदर थोड़ी बहुत देर तक संरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए तो हम लोग क्या बता रहे थे, वापस आते हैं। हम एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, आपसे जो पूछा जाएगा हम वो बता दिए। ठीक है, चलिए एनर्जी इज द कैपेसिटी टू दी वर्क, ये हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ भाई, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर आसमान की बिजली को स्टोर किया जा सकता है क्या? हाँ जी, आसमान की बिजली का हम लास्ट में आपको समाधान दे देंगे, चिंता मत करिए, लेकिन फिलहाल के लिए बीच में मत पूछिए, बता देंगे आपको। पावर इज द रेट ऑफ विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। वही अगर पूछा जाए कार्य ऊर्जा के बारे में तो इधर देखिएगा, एनर्जी के बारे में पता चल गया और कार्य के बारे में पता चल गया। तो एनर्जी और वर्क में क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ समय इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर वाट सेकंड जूल की परिभाषा है, देखिए ध्यान से समझना। अगर आप इस चीज को लिखते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये। वाट के अंदर क्या लिखे आप? जूल अपॉन सेकंड लिखे। अब कोई पूछ ले जूल क्या होता है, तो भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लो इनको एक साथ लिख दो यार, इतनी गणित तो हमको आती होगी ना। ये लो वाट सेकंड, इसकी परिभाषा, तो ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है ना। अब भाई सागर नंदा जो है वो जान देने वाले हैं यार। भाई लोग एक बात बताओ, क्या किया जाए? अब सागर थोड़ी देर के लिए सब लोग माफ कर दो, इसे इग्नोर करो यार। वो बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब बहुत प्यार करता है सागर, अब समझ गए आप सभी लोग। हाँ, तो सभी लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। और सागर हमसे प्यार करता है तो हम किसी से कोई गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे। सागर के साथ किसी ने भी कोई बदतमीजी करी तो फिर हम उसको ऑनलाइन बिजली के झटके दे देंगे, ठीक है। ठीक है सागर, हमने तुम्हारा काम कर दिया, लोड मत लीजिए। चलिए अब आ जाइए। अब सागर अपन बेटा पढ़ेंगे अपन, है ना। हाँ, अपन पढ़ेंगे। अब क्लास के अंत में एक बार बात करेंगे आप, ठीक है। अगर तुम सच में प्यार करते हो तो अंत तक चुपचाप बैठे रहोगे और अंत में बात करोगे, ठीक है। शाबाश। चलिए, हाँ जी, एनर्जी जनरेट की जा सकती है, सेव एनर्जी की जा सकती है, पावर जनरेट की जा सकती है, पावर सेव नहीं की जा सकती है। एनर्जी पैदा, फिर वही वाली बात, एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, ना तो इसको पैदा किया जा सकता है ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। कैन नॉट क्रिएट और कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ये पैदा नहीं की जा सकती। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई विंड पावर टनल क्या कर रहा है? भैया वो कुछ नहीं कर रहा है, विंड पावर टनल एक रूप को दूसरे रूप में बदल रहा है, ठीक है ना। हाँ, मतलब इसको ये सोच के मत सोचिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर सोलर पावर प्लांट तो बिजली बनाता है ना। अरे भैया वो प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है, जो है उसी को परिवर्तित कर रहा है, ठीक है। चलिए, किसी निकाय की ऊर्जा उसके कार्य करने की क्षमता होती है, इसकी इकाई जूल है, यह एक अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हम आपको बता चुके हैं। अब बढ़ते हैं मैकेनिकल ऊर्जा किसे कहते हैं, इधर देखिएगा। कुल जो जोड़ है गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का, वो एनर्जी रिमेन्स, सॉरी देखिए, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। इस लाइन को समझाने के लिए हम आपको थोड़ा आपके बचपन में लेके चलते हैं। आप बचपन में थोड़ा सा समय याद करिए, कभी आप लोग उस रोलर कोस्टर पर बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कभी आप उस रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। अच्छा, रोलर कोस्टर नहीं समझ पाए, वो बड़ा पहिया नहीं होता है जिसपे वो पहिया घूमता है, ऊपर नीचे गोलम गोल घूमता है, जिसपे डर लगता है। हाँ,
डॉलर झूला बोलते हैं उसको, राम झूला, जो भी बोलते हैं, जाइंट व्हील, सही मायने में उसको रोला कोस्टर कहते हैं, ठीक है ना, चक्कर गिननी, जिसको जो भी कहना है, अब समझ सब लोग गए हैं। बड़ा झूला है ना, तारा माछी, राम झूला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब लोग समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। हमको आपको झूला नहीं झूलाना था, इस लाइन को समझाना था, ठीक है। अब उस लाइन को याद करिए, होता क्या है, अगर आप लोगों को याद हो, ये पहली वाली लाइन सिखानी है हमको, इसलिए आपको वहां लेके चल रहे हैं। उस झूले के साथ में आप सबके अपने अपने अनुभव होंगे। मेरा पर्सनल अनुभव जैसा है, मैंने अब तक यही पाया है कि अधिकांशों के साथ वैसा ही होता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो ऐसा लगता है हमसे पहले वो जा रहा है, हमें लगता है कि हमारे नीचे का मामला साफ है और हम जल्दी हवा में उड़ने वाले हैं। मतलब पता नहीं आदमी क्या क्या खींच लेता है उस समय पर, है ना, हालत बहुत खराब हो जाती है जनाब, ठीक है, अच्छी बात है। तो जनाब वो स्थिति आप लोगों ने सबने फील की हुई है। अच्छा, इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है, और वो क्या है कि लड़कों को ना ज्यादा डर लगता है इस झूले पर, और लड़कियों को कम डर लगता है। पता नहीं लड़कियों को शायद इसलिए भी कम लगता है कि वो लड़कों को चिल्लाते हुए देखती हैं कि बेटा ये डर रहे हैं बुरे वाले। तो ऐसी स्थिति में वो हमारी मजाक भी खूब बनाती हैं, ऐसा आपने भी पर्सनली फील किया होगा। अच्छा, तो अब भैया होता क्या है, हमारे साथ तो होता ही है कि जब हम ज्यादा 3-2-5 करते हैं तो हमारी वाइफ जो है वो हमें उस झूले पे लेने के चलने की बात करते हैं, ज्यादा चिल्लाओगे तो वहां बैठा देंगे ले जाके, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे टाइप से, ठीक है। हाँ, तो अब होता क्या है कि अब उस झूले को अगर आप देखें तो उसमें जब आपको नीचे बिठाया जाता है, सबसे नीचे जब बिठाया जाता है, तो आपने उसको कभी देखा होगा, वो जनरेटर से उस इंजन को चलाता है। जनरेटर से जब उस इंजन को चलाता है ना, तो एक बार के लिए जब वो उठता है तो उसकी पूरी, मतलब जितना तेज झूला चल रहा होता है, वो बगल में जिस मोटर से वो चल रहा है उसकी आवाजें भी उतनी ही तेज आ रही होती है, मतलब वो फट 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 जब वो चला रहा होता है, फट 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 फट, फिर वापस नीचे आ जाएगा, फिर वो माहौल बनाएगा, फिर वो झीला झूलेगा, फिर फट 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 फट, फिर थोड़ा और ऊपर ले जाएगा, फिर झोटा देगा, और फिर फाइनली जब ऊपर पहुंचने वाला होता है, कई बार को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बेटा ये उल्टा ना लौट जाए, मतलब बहुत फटाफट कर लिया है, ये पिकअप बनाते बनाते कहीं निकल ना ले। अब कहानी क्या है, अब वो जो पिकअप है ना, वही मोशन है, आपको वही सीखना है। यहाँ पर दो टर्म सीखनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यहीं से आएगा। क्या है, अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, जब ये झूला झूला मार रहा था ना, आप जब यहां थे तब आप स्थिर थे, ध्यान से सुनिएगा, आप जब यहां थे तब आप स्थिर थे। स्थिर थे यानी सबसे नीचे आपके अंदर जो एनर्जी थी, वो कौन सी एनर्जी थी, अभी हम चर्चा करेंगे, चलते चलिए। इसने आपको उठाना शुरू किया, उठाता ले गया, उठाता ले गया, उठाता ले गया, उठाता ले गया, उठाता ले गया। ये एक पॉइंट ऐसा आ गया जिस समय हमें लगा कि भैया अब इससे ऊपर ना जाया जाएगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर इसने पहुंचा दिया आपको, हिला हिला के, हिला हिला के, हिला हिला के। अब इसको कुछ नहीं करना है भाई, इसको तो बस छोड़ देना है, आ तो हम अपने आप जाएंगे, और ऐसे आएंगे कि फिर रोकने के लिए भी लोग लगते हैं, फिर ऐसे आएंगे कि फिर रोकने के लिए भी लोग लगते हैं। आपने देखा होगा ना, वो झूले को रोकने के लिए भी बेचारा वो झूला वाला खुद लटकता है, रुको यार, रुको यार, ध्यान है। अच्छा, अब क्या थी ये कहानी, इधर देखो बेटा, ये दो हमने माध्य परिस्थितियां ली, एकदम ऊपर एकदम नीचे। जब हमारा झूला यहां पहुंचा था ना, ये एकदम पहुंचते समय मतलब ऐसा लगा बस अब नहीं चढ़ा जाएगा, अब नहीं चढ़ा जाएगा टाइप से करते करते यहां पहुंच गया, रुक गया, ये सोचा अब हम हो गए स्टेबल, अब हिलने डुलने का काम नहीं हो पाएगा हमसे जब ऊपर पहुंचे। इस समय मेरे साथियों इसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसे आप कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, रुकी हुई ऊर्जा, स्थिति की ऊर्जा, वो अधिकतम हो गई कि भैया अब ना हो पाएगा, हम इससे ज्यादा नहीं हिला जाएगा हमसे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही यहां से धक्का मारा, आपकी वेलोसिटी तो यहां बिल्कुल कम हो गई। अब जैसे ही धक्का मारा, आपका इंजन लुढ़क पड़ा, और लुढ़कते हुए बहुत तेज गति से आप नीचे आए। पापा की परियों को उड़ना आता है, पापा के मगरमच्छों को तैरना आता है, क्या बात है, बहुत सही डायलॉग है भाई, मजा आ गया। अंशु कुमार सही है बहुत सही, बहुत सही, शाबाश, व्हाट ए राइमिंग भाई शाबाश शाबाश। हाँ जी, अब इधर देखो, ये जो है मेरे प्यारे साथियों, ये चीज जब लुढ़कते हुए नीचे आई ना, तो यहां पर आप बताओ, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, ये रोकने से भी नहीं रुक रहा था, ये रोकने से भी नहीं रुक रहा था, मतलब इसकी गति बहुत तेज थी, गति बहुत तेज थी, अर्थात इसकी कौन सी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, अर्थात ये रुक नहीं रहा था, अर्थात ये रुक नहीं रहा था, अर्थात इसकी स्थितिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा बहुत कम थी, और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा थी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब अगर हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, अब यहां से आगे चलिएगा, यहां से आगे ये धीरा होता चला जा रहा है, यानी स्थिर होने जा रहा है, यहां से आगे ये स्थिर होने जा रहा है, दैट मींस इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ने जा रही है, क्योंकि स्थिर होने जा रहा है। आ गई बात समझ में? और गतिज ऊर्जा इसकी कम होने जा रही है। पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो अपनी तरफ से बोले, मेरा तो पूरा प्रयास था कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात सिखा दी। आ गई ना बात समझ में? भाई दो परिस्थितियां हैं, जिस समय आपका झूला एकदम कह देगा ना 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 अब नहीं चढ़ा जाएगा, हम रुकेंगे, अब रुकेंगे, वहां आपकी स्थितिज ऊर्जा एकदम हाई पे थी और काइनेटिक एनर्जी एकदम लो पर थी, और नीचे भाई साहब काइनेटिक एनर्जी हाइट पर थी, और भाई साहब जो स्थितिज ऊर्जा थी वो आपकी मिनिमम थी। अपोजिट हो गया बेटा। इसी चीज का जो जोड़ है, अब कॉमन सेंस लगाना, एक बार के लिए सोच के देखो बेटा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़, अब कॉमन सेंस लगाना, ध्यान सुनिएगा, दोनों का कॉमन सेंस लगाना। ऊपर जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बिल्कुल मतलब ये पकड़ के चलिएगा कि मिनिमम की स्थिति में पहुंची हुई है, और स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो चुकी है। वहां पर स्थितिज ऊर्जा का पोर्शन भारी है, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है, यहाँ पर जो कुल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जिसे आप यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, उसका जो यहाँ वैल्यू है। अब नीचे आइए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, ये दोनों ही तरफ बराबर है, यानी कि यहाँ की यांत्रिक ऊर्जा दोनों ही परिस्थितियों में समान है। तो यही बात यहां लिखी गई है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन।
पूरी गति के दौरान ये पूरा की पूरा मेरे प्यारे साथियों क्या रहता है, समान रहता है। बहुत ही बढ़िया साथियों। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, ये समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अन्नो डीआर कौशल सपने में भी आते हैं, कानों में आवाज आपकी गूंजती है, मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत सही है। चलिए, दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत अच्छे से अब हम समझ गए हैं, किसी को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अब क्या ही पढ़ाओगे एक ही लाइन को गुरुजी, हो गया। हमने एक उदाहरण समझा, पूरी लाइन एकदम सटीक रूप से सपने में बैठ रही सब। मस्त समझ में आ गया सभी को। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स, मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली बट आर कंजर्व्ड एज ए सिंगल एंटिटी कॉल्ड मास एनर्जी। मतलब मास और एनर्जी जो है वो सेपरेटली तो कंजर्व नहीं होती हैं, लेकिन एक साथ अगर मिला दी जाए मास एंड एनर्जी तो ये कंजर्व हो जाती हैं। अभी मैकेनिकल एनर्जी की बात की जा रही है, लोड मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज सीख ली। क्वांटम फिजिक्स क्या है बेटा? देखो बेटा, क्या है ना, क्वांटम होता है किसी भी चीज को बहुत ही छोटे रूप में, यानी कि उसके सबसे छोटे पार्ट के रूप में ले जाकर के समझने की जो चीज होती है वो क्वांटम कहलाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, और वो क्या है? द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी के अंदर गति के कारण कोई ऊर्जा हो तो गतिज ऊर्जा। गुरुजी एक बात बताएं, बोले हाँ। अगर आप हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछोगे ना, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, हम वो भी आंसर दे देंगे। बोले क्या दोगे? किसी की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, कोई बैठा हुआ है, बोले सर हमको एक बात समझ में आ गई। हमने कहा बताओ, आप बहुत ज्यादा देर से बैठे हुए हो। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब सर आपकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है। बताएं, देखो लिखा हुआ क्या है, बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप। भाई बिल्कुल सही है, हमारी शेप देख के पता चल जा रहा है हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये कोई बताने की चीज है भाई साहब, हद है, मतलब ये कोई पढ़ाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बचपन से ही बालक लोग रट रट के काम चला रहे हैं, तो ये रट लेना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऊंचाई के आधार पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है सभी साथियों को फार्मूला रटने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यह ऊर्जा जो होती है ऑब्जेक्ट गिवन बाय, ये हम बता दिए, ये समझा दिए। ये स्टोर्ड एनर्जी, मतलब किसी के अंदर भरा हुआ है तो ये किस रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना जाता है। जो ऊर्जा किसी के अंदर स्थिर है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्थिर है, ठीक है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, शिवराज बल्ब से जो लाइट निकलती है वो खत्म हो रही है, बल्ब से जो लाइट निकलती है वो तो खत्म हो रही है, बल्ब से जो लाइट निकलती है वो खत्म हो रही है। तो तुम सप्लाई तो दे रहे हो ना, बल्ब अकेला थोड़ी निकाल रहा है, तुम्हारा कोई दिव्यास्त्र थोड़ी है जो अपने आप लाइट निकाले जा रहा है। तुम तार से लाइट दे रहे हो, वहां से निकाले जा रहा है, क्या खत्म हो रहा है? पैदा होकर आ रही है कहीं से? हाँ जी, डन, चलो क्लियर है। अब सुनो, एक छोटा सा काम है जो आप लोगों को करना है। 7:15 पर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय सेशन लेके आ रहा हूं, बस अभी शुरू करने वाला हूं, अभी सेटअप करूंगा आपके तुरंत बाद, जिसमें मैं आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों, जो कमला वो क्या कहते हैं ना, जोय बिडेन के जो पूरा काउंसिल बना है उसमें जो 20 भारतीय आए हैं, क्योंकि पेपर में साहब इसकी बहुत डिमांड आ रही है ना। तो वो जो 20 इंडियन जोय बिडेन के क्या कहते हैं उसको यार, ऑफिस में नियुक्त हुए हैं, उनका वीडियो अभी मैं डाल रहा हूं यूपीएससी चैनल पर, तो जाकर के अभी देख लेना। टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप देख लो, वो सबके काम में आता है, वो एसएससी, रेलवे, सबके काम में आएगा। यूपीएससी वालों को इस तरह से काम आएगा कि भारतीय डायस्पोरा का बढ़ता हुआ प्रभाव समझाइए, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें तो यूपीएससी चैनल पर है, अभी जाकर के 7:15 हम वहां पर लाइव कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो, सागर की एनर्जी बढ़ रही है, मैं आपसे बैच में नया हूं, ज्वाइन किया हूं, आज मेरी दूसरी क्लास थी, मैंने मेंस के नोट्स बनाना पड़ेंगे क्या? नहीं बेटा, नोट्स नहीं बनाने से